बाहर से देखो तो आज इंडियन मिडिल क्लास फैमिली सब कुछ अफोर्ड कर सकती हैं। घर, गाड़ी, एजुकेशन, अपना हेल्थ केयर, फॉरेन ट्रिप्स, लेटेस्ट फोन्स, लैपटॉप, सब कुछ। शॉर्ट में बोलो तो अच्छे दिन आ ही गए। लेकिन शायद हम में से ज्यादातर लोग ये सारी चीजें आसानी से अफोर्ड ना कर पाती अगर दुनिया में ईएमआई नाम की चीज ना होती। भारत का मिडिल क्लास आज ऑफिशियली, मानो ना मानो, अच्छा लगे ना लगे, एक ईएमआई क्लास बनकर रह चुका है, जहां हर खुशी 12 इजी ईएमआई या किश्तों पर आपको मिल जाएंगी। लेकिन इन ईएमआई में अक्सर एक इंटरेस्ट कंपोनेंट छिपा होता है जो हमारे सपने पूरे करने में मदद तो करता है, लेकिन अक्सर हमारा सुकून भी छीन लेता है। एक के बाद एक ईएमआई भरते भरते इंडियन मिडिल क्लास एक ऐसे डेट ट्रैप में फंस रहा है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि हम इस ट्रैप में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। एक ईएमआई खत्म नहीं होता, दूसरा शुरू हो जाता है। एक लोन सेटल नहीं होता है कि दूसरे की जरूरत महसूस होने लगती है। एक क्रेडिट कार्ड बिल भरने के लिए दूसरे क्रेडिट कार्ड से लोन लेते हैं और दूसरे का बिल चुकाने के लिए तीसरे से। 2022 से लेकर आज तक सिर्फ 3 सालों में इंडिया का क्रेडिट कार्ड यूजेज 50% बढ़ चुका है। सिर्फ पिछले 2 सालों में इंडिया का एवरेज हाउस होल्ड डेट 3.9 लाख से बढ़कर 4.8 लाख तक पहुंच चुका है। सिंपल भाषा में बोले तो औसतन भारत के हर परिवार में आज लगभग 5 लाख रुपए का कर्जा उनके सर पर लटक रहा है। और अब यह कर्जा लोग बिजनेस खड़ा करने के लिए नहीं, एसेट क्रिएशन के लिए नहीं, बल्कि अपनी घर चलाने के लिए, फोन खरीदने के लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करने के लिए ले रहे हैं। बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए लोन लिया जा रहा है। इन सब कारणों से आज भारत का टोटल हाउस होल्ड डेट हमारी जीडीपी का 42% तक पहुंच गया है। 2015 में, सिर्फ 10-11 साल पहले, यह नंबर सिर्फ 26% तक था। और अगर हम हाउस होल्ड सेविंग्स की बात करें तो 50 सालों में सबसे कम आज हमारी सेविंग्स हैं। मने 2 पैसे बचा भी नहीं पा रहे हैं, हालत इतनी खराब है। आज ये डेट ट्रैप इस हद तक हमने नॉर्मलाइज कर दिया है कि हम इससे निकलना तो दूर, इसे ठीक से रिकॉग्नाइज भी नहीं कर रहे हैं। और बाय द वे, ये कहानी सिर्फ हाउस होल्ड तक सीमित नहीं है। भारत में आज घर, दुकान, फैक्ट्री, यहां तक कि सरकार भी लोन पर चल रही है। आज भारत की तमाम राज्य सरकारें कर्जे में डूबी हुई हैं। स्टेट्स का एवरेज डेट टू जीएसडीपी यानी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो, जो 2014 में 22% था, आज 28% से ज्यादा हो चुका है। और यहां भी प्रॉब्लम सेम है। स्टेट्स हेविली बोरो कर रही हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, बल्कि अपने रोजमर्रा के खर्चे चला रही है, सैलरीज दे रही है, लाडली बहन जैसे पॉपुलिस्ट स्कीम्स को फंड कर रही है। यही दिक्कत आज भारत के नेशनल डेट की भी है। भारत का गवर्नमेंट डेट आज जीडीपी का 81% हो चुका है। 2014 से लेकर अभी तक भारत सरकार का कर्जा 3 गुना बढ़ चुका है। एंड टू बी फेयर, ये सिर्फ भारत के हाउस होल्ड की बात नहीं है या भारत सरकार तक की बात नहीं है। पूरी दुनिया में आज एक डेट क्राइसिस गहरा रहा है। आज पूरी दुनिया $251 ट्रिलियन के डेट में है, जबकि ग्लोबल जीडीपी सिर्फ $107 ट्रिलियन की है। ये 235% का कर्जा दुनिया कितने दिनों तक झेल पाएगा, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। आज ये कर्जा हम सब के बीच में एक टाइम बॉम्ब बन चुका है। पर्सनल फाइनेंस हो या ग्लोबल फाइनेंस हो, आज सब कुछ कर्जे में है। कर्जा ही घर और दुनिया को चला रहा है। लेकिन इतना कर्जा जब होता है, एंडिंग हैप्पी नहीं होती है। तो देशभक्त के आज के एपिसोड में एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये डेट क्राइसिस क्या है, कितना गहरा है, खासतौर पर कि इंडियन मिडिल क्लास के लिए ये प्रॉब्लम कितनी भयानक हो चुकी है। हम और आप इस डेट ट्रैप से निकलने के लिए क्या कर सकते हैं, कौन सी चीजों से हमें सावधान रहने की जरूरत है, हमारे राज्य और केंद्र सरकार इस डेट बर्डन से कैसे डील कर रहे हैं, और अगर सारी दुनिया ही कर्जे में डूबी हुई है तो हम आखिर ये कर्जा चुकाएंगे किसको। याद रखिए, संकट की घड़ी में दुनिया के कई देशों को, बिजनेस हाउसेस को डेट रिलीफ मिल जाएगा, लोन वेवर, डेट रिस्ट्रक्चरिंग मिल जाएगा। वही जो मिडिल क्लास है, आम आदमी है, उसके लिए कोई रियायत नहीं होगी। मिडिल क्लास लोगों के लिए वैसे में भी उनका जो मंथली बजट है उसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाता है तो आपका जो लिमिटेड बजट है वो भी तहस नहस हो जाता है। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए इंश्योरेंस आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। आज के इकोनॉमिक सिचुएशन में मेडिकल इंश्योरेंस एक ऑप्शन नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। आप 2 जरूरी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड टर्म इंश्योरेंस लेकर आप अपने आप को,
अपने परिवार को, उनके भविष्य को सुरक्षित बना सकते हो। हेल्थ इंश्योरेंस की मदद से अगर कल को कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है तो आप लाखों का खर्चा इंश्योरेंस की मदद से कवर कर सकते हो। सिर्फ 400 या 500 रुपए पर मंथ की प्रीमियम से आप लाखों का, करोड़ों तक का कवर आप पा सकते हो, जिसमें आपको क्लेम सपोर्ट और रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी मिलता है। ऐसी फैसिलिटीज मिलती है। अब अगर हम टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो यह इंश्योरेंस का प्योरेस्ट फॉर्म होता है। अगर आपको अचानक कुछ हो जाता है तो यह आपकी फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर रखता है। इसमें भी 400 या 500 रुपए के मंथली प्रीमियम से आपको करोड़ों का कवरेज मिल सकता है। यह आपके घर के खर्चे को, बच्चों की पढ़ाई में यह मदद कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जितनी कम एज से आप ये इंश्योरेंस लेंगे उतना कम प्राइस में आपको ये मिलेगा, और ये प्राइस लाइफ टाइम के लिए लॉक हो जाता है। अब डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करिए और ट्रस्टेड कंपनीज को खुद कंपेयर करिए और बेनिफिट्स देखिए। और अब तो जीएसटी भी 0% कर दिया है, तो सेविंग्स भी और ज्यादा होंगी। ऑनलाइन परचेस करोगे तो 15 से 25% तक की आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैक टू द स्टोरी। इससे पहले कि हम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स और ग्लोबल फाइनेंस की बात करें, पहले सिंपल भाषा में अपनी घर की हालत तो देख लेते हैं। अभी पिछले ही महीने जीएसटी के रेट्स रैशनलाइज किए गए। कंज्यूमर गुड्स के ज्यादातर केसेस में जीएसटी रेट्स को कम कर दिया गया है। आइडिया यह है कि फेस्टिव सीजन के चलते प्राइसेस थोड़ी कम होंगी, कंज्यूमर्स थोड़ा खर्चा ज्यादा करेंगे, मैक्सिमम बेनिफिट होगा, इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलेगा। कुछ ही महीने पहले इनकम टैक्स एग्जेम्पशन को भी बढ़ाकर 12 लाख तक कर दिया गया। अगेन आइडिया यही था कि लोगों का डिस्पोजेबल जो इनकम है, जो थोड़ा पैसा वो खर्च कर सकते हैं, उसे बढ़ावा दिया जाए ताकि वो ज्यादा खर्चा करे, जिससे इकोनॉमी को एक जंप स्टार्ट मिले। क्योंकि सरकार को यह तो पता है कि बीते 10 सालों में, और उसमें भी खासकर कि बीते 5 सालों में, भारत में सैलरीज कुछ बढ़ी नहीं है, लेकिन बाकी चीजें और महंगी होती गई। अब 2015 या 2020 के इनकम में भी 2025 में घर चलाना नामुमकिन सा बन रहा है। ऐसे में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग तो छोड़ो, एसेंशियल स्पेंडिंग के लिए भी लोगों के पास पैसे ज्यादा बचे नहीं। ऊपर से कोविड भी आ गया था, लाखों लोग बेरोजगार हो गए थे, इकोनॉमी की हालत टाइट हो गई थी। सिचुएशन को देखते हुए सरकार ने पहले बिजनेसेस को लोन्स के थ्रू मदद पहुंचाना शुरू किया, साथ ही साथ पर्सनल फाइनेंस और बोरोइंग और लेंडिंग रिस्ट्रिक्शंस को भी ईज कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ कि इंस्टेंट लोन एप्स बहुत पॉपुलर हो गए, जिससे लोगों ने आराम से मोबाइल फोन से लोन उठाना शुरू किया। लेकिन इन कंपनीज ने उस पर मनमाना इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू किया। पैंडेमिक के कई सालों बाद भी हजारों ऐसे लोन एप्स हैं, और आपको हर दिन केस मिल जाएंगे जहां लोगों को हैरेस किया जा रहा है क्योंकि वो अपना लोन वापस रीपे नहीं कर पाए। आए दिन खबर आती है कि किसी ने खुदकुशी कर ली क्योंकि वो अपने लोन का पैसा वापस नहीं दे पाया, और उसे लोन कंपनी जलील कर रही थी, पब्लिकली ह्यूमिलिएट कर रही थी। कोविड के बाद जब इकोनॉमी पटरी पर आना शुरू होती है, तब बैंक्स ने भी क्रेडिट कार्ड और आसानी से इशू करना शुरू कर दिया। स्कूल्स खुलने लगे, ऑफिस का वर्क शुरू होने लगा, खर्चे बढ़ने लगे, और सैलरीज वही की वही। ऐसे में लोगों ने फिर से डेट का सहारा लिया रोजमर्रा की चीजें संभालने के लिए। तो एक तरफ हो गया लोन ऐप, दूसरे तरफ हो गया लोन लेना, उसके ऊपर हो गया क्रेडिट कार्ड लोन। आज इन सब चीजों का एक कंबाइंड इफेक्ट यह है कि 5 से 10% इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज ऑलरेडी एक डेट ट्रैप में है, वो नहीं निकल पाएंगी। जिनकी हालत थोड़ी बेहतर है, उनकी सैलरीज का 1/3 या उससे भी ज्यादा सिर्फ ईएमआईज में जा रहा है। सबसे चिंताजनक बात है कि जिनकी मजबूरी है, चलो समझ में आता है भाई, अगर जरूरी है तो आप लोन लोगे, ठीक है, अपने फैमिली के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। लेकिन लाखों मिडिल क्लास फैमिली, स्पेशली यंग बोरोअर्स हैं, तो आप ध्यान से सुनो, जो यंग बोरोअर्स हैं वो नीड्स के लिए नहीं बल्कि लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के लिए आज लोन ले रहे हैं। इससे ज्यादा खतरनाक और कोई चीज हो नहीं सकती है। लेटेस्ट अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार करीबन 40% स्मार्टफोन्स ईएमआईज पर खरीदे जा रहे हैं। आईफोन्स की अगर हम बात करें तो 70% से ज्यादा आईफोन ईएमआई पर लिए जा रहे हैं। आज जितने 4 व्हीलर सेल्स हो रही हैं, उनमें करीबन 80% लोन पर हैं, जो कोविड से पहले 64% पर थी। चलिए, आपने लोन लिया गाड़ी के लिए, जरूरी चीज है, रस्ते पर पॉटहोल में 2 व्हीलर से जाएंगे, गिरकर मर जाएंगे। लेकिन गाड़ी के परसेंटेज ऑफ लोन पर भी देखिए, पहले लोन परसेंट 35% हुआ करता था, अब वो बढ़कर 85 हो गया है। माने मैक्सिमम जितना लोन मिल पाता है लोग खींच रहे हैं। इतना ही नहीं, आज 27% लोग वेकेशंस जा रहे हैं लोन लेकर। ये एक्स्ट्रावेगेंट शादियां, ये वेकेशंस, इंसान क्या सोचकर लोन ले रहा है इन चीजों के लिए?
तो जहां एक तरफ करोड़ों लोग बेसिक नीड्स के लिए लोन ले रहे हैं, मजबूर हैं, समझने वाली बात है, वहीं एक तबका इरैशनल बायर्स है जो लाइफस्टाइल प्रोडक्ट, स्टेटस सिंबल, शूशा के लिए लोन ले रहा है। अगर आप इनमें से हो तो सतर्क हो जाओ। घर, यहां तक कि गाड़ी लेना लोन, चलिए बात समझ में आती है, लेकिन लाइफस्टाइल के लिए, शोबाजी के लिए डिजास्टर का फॉर्मूला पक्का है, स्टैंप पेपर पर लिखो। और यह तबाही का मंजर अब डेटा ऑलरेडी दिखाना शुरू कर चुकी है। आज भारत के क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट रेट्स 28% से ज्यादा स्पाइक कर चुके हैं। इंडिया में क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट 6,500 करोड़ रुपीस क्रॉस कर चुका है। 2020 में, 5 साल पहले, यह नंबर 1,100 करोड़ का था। मतलब सिंपल भाषा में 5 सालों में 500 गुना इंक्रीज हुआ है क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट में। आज हम ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय हमारे देश के लोगों का करीब 2.92 लाख करोड़ क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग डेट है। कहां से चुकाएंगे लोग? इरैशनल बाइंग, लोन्स आपका फाइनेंशियल हेल्थ जो है उसको बिल्कुल खराब कर देते हैं। यानी मंथली ईएमआईज, डेट का बर्डन आज मिडिल क्लास लोगों की नींद और नॉर्मल लाइफ्स को डिसरप्ट कर रहा है। इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि ईएमआईज और डेट का टेंशन देश के लिए रियल प्रोडक्टिविटी लॉस कर रहा है। गवर्नमेंट या पब्लिक डेटा दोनों को आप देख लो, फाइनेंशियल स्ट्रेस आज मेंटल स्ट्रेस का एक कारण बन चुका है। तो अगर आप यंग हो तो प्लीज डेट ट्रैप में मत फंसो। जहां हाउस होल्ड डेट फैमिलीज के लिए टेंशन और स्ट्रेस का कारण बन रहा है, वहीं बड़े लेवल पर यह डेट आज देश के तमाम बिजनेसेस और सरकारों के लिए भी सिरदर्दी बन चुका है। अब बड़े बिजनेसेस का क्या कहना, वो तो अपना डेट किसी न किसी तरीके से मैनेज कर लेंगे। उनके पास तो डेडिकेटेड टीम्स होती हैं। जरूरत पड़ने पर बैंक्स और सरकार भी उनका डेट मैनेज करने के लिए हाजिर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ पिछले 5 सालों में सरकार ने 10 लाख करोड़ के लोन्स वेव ऑफ किए हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए। लेकिन ये सब तो आप कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए कर दोगे, चंदा धंधा कर दोगे, लेकिन सरकारों का डेट कौन मैनेज करेगा? सरकार को बचाने कौन आएगा? ये समझ लेते हैं। राज्य सरकारों से शुरू करते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कई स्टेट्स को अपना बोरोइंग आज कंट्रोल करके बेटर प्लानिंग करने की जरूरत है। ऑल इंडिया एवरेज डेट टू जीएसडीपी रेशियो अगर आप देखें, स्टेट्स का जो जीडीपी रेशियो है उसको अगर आप देखें, 2014 में 22% था। आज कोविड जब पैंडेमिक हुआ तो उसके दौरान 2021 में यह 31% तक चले गया और 2025 में भी कुछ खास गिरा नहीं है, 29% है। अब 2015 से 2025 के बीच में इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का टोटल आउटस्टैंडिंग डेट 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। 2015 में 27 लाख करोड़ था और अब 2025 में जाकर 90 लाख करोड़ हो चुका है। वैसे तो ये थियोरेटिकली कोई बुरी बात नहीं है। स्टेट्स अगर ये पैसा ग्रोथ फ्यूल करने के लिए लगाए, सोशल सेक्टर में लगाए, एजुकेशन में लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाए, तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पैसा इवेंचुअली स्टेट्स को बेटर इन्वेस्टमेंट, बेटर रिटर्न से वापस मिल जाता है। प्रॉब्लम तब आती है जब पॉलिटिशियंस पॉपुलिस्ट स्कीम्स, फ्रीबीज अपनी राजनीति चमकाने के लिए स्टेट का इकोनॉमिक हेल्थ कबाड़ कर देते हैं। आज कई जो हाई डेट स्टेट्स हैं वो ये अनप्रोडक्टिव डेट अक्यूमुलेट कर रहे हैं जिसे चुकता करना नामुमकिन होगा। जब बोरोड पैसा सोशल और इकोनॉमिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर या ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाओगे और उसकी जगह जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, डेट सर्विसिंग और अनप्रोडक्टिव डेट, जैसे आपने कोई पॉपुलर स्कीम लगा दी, आपने कोई रेवड़ी दे दी, तो वो जो कर्जा है वो पैसा वापस स्टेट के पास नहीं आ पाएगा। अगर स्टेट रेवेन्यू जनरेशन ही नहीं कर पाएगा, अगर रेवेन्यू जनरेशन वीक होगा, तो ऐसे स्टेट्स को अपना जो डेट है वो रिपे नहीं कर पाएंगे। यूनियन सरकार के सामने बोलना पड़ेगा हमें बेल आउट पैकेज दे दो, बेल आउट पैकेज दे दो, या फिर नए लोन्स लेकर नया कर्जा उठाकर पुराना कर्जा चुकता करना पड़ेगा। ये वही सेम हाउस होल्ड वाला लॉजिक है कि डेली नीड्स, बेसिक नीड्स के लिए अगर लोन लोगे, प्रोडक्टिव लोन नहीं लोगे, तो फिर लोन चुकता कैसे करोगे? सेम लॉजिक नेशनल इकोनॉमी के लिए भी वैलिड है। ओवरऑल सेविंग्स तेजी से गिर रही हैं, हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है, इनकम इनइक्वालिटीज भी बढ़ रही हैं। ऐसे में भारत की जो इकोनॉमिक हेल्थ है वो बेस्ट केस में ना एक मिक्स्ड पिक्चर है या वरिंग पिक्चर है। स्ट्रिक्टली डेट की बात करें तो लगभग 4 ट्रिलियन की जीडीपी के मुकाबले 2.3 ट्रिलियन डॉलर्स का जो लोन है वैसे तो एक खराब पिक्चर पेंट करता है, लेकिन भारत सरकार की हालत बाकी राज्यों से तो बेटर है। हां, डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा जरूर है, लेकिन इकोनॉमिस्ट का मानना है कि पोस्ट कोविड रिकवरी के लिए यह डेट बढ़ना जरूरी था और उसके बाद भी इंडिया अपने डेफिसिट कम करने के जो प्लान पर है उस पर कम से कम कायम तो है।
लेकिन यहां एक कंसर्निंग चीज यहां ये आती है कि भारत जितना पैसा अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगा रहा है, मतलब जिससे पैसा वापस आना चाहिए, वो उतना एफिशिएंटली रिटर्न नहीं दे पा रहा है। तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन जो हमारी सरकार की एकदम वीकनेस रही है, विजन में नहीं एग्जीक्यूशन में, वहां दिक्कत है। ओवरऑल एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि भारत सरकार अपनी ज्यादातर बोरोइंग डोमेस्टिक मार्केट से उठा रही है, इसलिए उस पर लोन्स का उतना बड़ा बर्डन नहीं है जो हाल दूसरे हमारे पड़ोसी देशों के साथ हुआ था, चाहे वो श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या मालदीव्स हो। भारत सरकार के खुद के फाइनेंसेस इन सब के मुकाबले तो बेटर है, लेकिन ये फोकस जो इकोनॉमी पर है, 2 सेकंड के लिए भी हटी तो सब कुछ बिगड़ सकता है। हम बहुत ही एक सेंसिटिव फेज पर है, इसीलिए आज सरकार को सब कुछ भुलाकर सिर्फ इकोनॉमी पर फोकस करना चाहिए। 11 साल देर ही सही, देश को एक फास्ट इकोनॉमिक रिकवरी के पटरी पर लाना जरूरी होगा। यह काम नहीं किया तो देखते ही देखते एक झटके के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, और यह झटका आएगा ग्लोबल डेट शॉक से। भाई भारत दुनिया का अकेला देश तो है नहीं, तो अगर कल को ग्लोबल डेट सिनेरियो बदलता है फॉर द वर्स्ट, इसका इंपैक्ट भारत पर भी पड़ेगा। तो आइए एक नजर जल्दी से ग्लोबल डेट सिचुएशन पर भी डाल लेते हैं। 2020 के कोविड पैंडेमिक और फिर रशिया यूक्रेन इजराइल हमास वॉर के बीच में जो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको एक के बाद एक शॉक झेलने पड़े। लेकिन मजे की बात यह है, इस सब के बावजूद ग्लोबल इकोनॉमी अभी भी काफी हद तक संभली हुई है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच में अब गलती की गुंजाइश बहुत कम रह गई है। टोटल ग्लोबल डेट की अगर हम बात करें, कोविड 19 पैंडेमिक के पहले यह लेवल से लगभग 25% ज्यादा हो चुका है, जबकि जब पैंडेमिक आया था यह डेट ऑल टाइम हाई पर पहले ही बैठा हुआ था। तो ये कर्जा जो है ये दुनिया की इकोनॉमी पर अभी लदा हुआ है, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आज एक बोझ बना हुआ है। मॉडर्न इकोनॉमी में स्पेशली 1970 से डेट को इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एक श्योर शॉट तरीका देखा गया है। तो डेट उठाना गलत बात नहीं है, लेकिन आखिर में यह कर्जा चुकता करना पड़ता है। प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी नेशनल इनकम या ग्लोबल इनकम या आपकी अपनी पर्सनल इनकम बोरोइंग कॉस्ट से ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ती है। तो जब तेजी से नहीं बढ़ेगी तो आप डेट रीपे नहीं कर पाओगे। डेट रीपे नहीं कर पाओगे तो आपको तो अपना घर या अपने आप को नीलाम करना पड़ता है। लेकिन जो सरकारें करती हैं वो ये करती हैं कि टैक्सेस बढ़ा देती हैं, लेकिन टैक्सेस बढ़ाने से कंजम्पशन कम होता है, कंजम्पशन कम होने से इकोनॉमी धंस जाती है। इस तरीके से लगातार अगर हाई डेट अक्यूमुलेट करती रही पूरी दुनिया तो फाइनली टैक्स बढ़ाना पड़ेगा डेट रीपे करने के लिए। और टैक्स बढ़ाना कभी भी गुड आइडिया नहीं होता है, क्योंकि उससे इकोनॉमी क्रैश करने का बहुत हाई चांस होता है। हम आज उस कगार पर खड़े हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारी जो ग्लोबल स्टोरी है वो कभी भी बदल सकती है, क्योंकि पिछले 15 सालों में डेवलपिंग इकोनॉमीज डेट पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो चुकी है, डिपेंडेंट हो चुकी है। ऑन एन एवरेज 6% ऑफ जीडीपी पर ईयर के रेट से हम अपना डेट बढ़ाते आए हैं। इतनी तेजी से डेट बिल्डअप ऑलमोस्ट हमेशा ही हमें खतरे की ओर ले जाता है। आज 50-50% चांस है कि 15 सालों का यह ट्रेंड अब कभी भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस में बदल सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स जैसे वॉरेन बफेट अपना पैसा मार्केट से खींच रहे हैं, कैश कंजर्व कर रहे हैं, एक क्रैश के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमें यह समझना होगा कि जो डेट है, जो कर्जा है, असल में एक तरीके का डिफर्ड टैक्सेशन है। मतलब आज के टैक्स पेयर्स के बजाय कल के टैक्स पेयर को यह पैसा देना पड़ेगा। और जब ग्रोथ स्टैग्नेट होता है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ता है, तो वही डिफर्ड टैक्स एक अनअवॉइडेबल बर्डन बन जाता है। यह वही हालत है जिसमें दुनिया आज अपने आप को पा रही है। दुनिया को आज एक कोऑर्डिनेटेड, ट्रांसपेरेंट और इक्विटेबल डेट रीस्ट्रक्चरिंग फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। हाउसहोल्ड्स की तरह ही ग्लोबल इकोनॉमी में भी बोरोइंग को कंजम्पशन के लिए नहीं, एसेट क्रिएशन के लिए रखना पड़ेगा। अब साथ ही जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, उनको भी अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। उनका अब ये हालत यह है कि वो बेल आउट एजेंसीज की तरह बन गए। अच्छा, पाकिस्तान पैसे कम पड़ गए, ये लो $1 बिलियन ना, उन्हें लॉन्ग टर्म स्टेबलाइजेशन पार्टनर्स बनना पड़ेगा। आज के ग्लोबल लीडर्स को भी सबसे जो बड़ा टेस्ट है उनके लिए कि क्या वो पॉलिटिकल कंफर्ट से ऊपर फाइनेंशियल रियलिज्म को रखेंगे। अगर दुनिया ने इस समय अपनी फिस्कल डिसिप्लिन पर फोकस नहीं किया तो अगला ग्लोबल क्राइसिस किसी पैंडेमिक या ट्रेड वॉर से नहीं बल्कि अक्यूमुलेटेड डेट से शुरू होगा। याद रखिए, ये एक डेट बबल में आज हम बैठे हैं, या कह लीजिए ये बबल नहीं, एक बॉम्ब भी है जो कभी भी फट सकता है। बिहार इलेक्शंस ने यह दिखा दिया है कि सरकार तो अंधाधुंध खर्चा करेगी, बैंक में पैसे हो ना हो अपनी कुर्सी बचाने के लिए रेवड़ी देती रहेगी, लेकिन मैक्सिमम उसके लिए क्या होगा, इलेक्शन हार जाएगी। उससे ज्यादा कुछ खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने
अगर आप डेट ट्रैप में घुस जाते हो, कर्जे में घुस जाते हो, तो आपका सिविल स्कोर से लेकर रेपुटेशन से लेकर घर तक जा सकता है। इसीलिए इस दिवाली अपना दिवालिया मत बनाना, संयम से प्लीज काम लेना। चीजें क्रेडिट पर मत खरीदना, नगद पर खरीदना। क्रेडिट कार्ड को संभाल के रखना, जब जरूरत पड़े तभी इस्तेमाल करना। सबसे पहले तो अपना इमरजेंसी फंड बनाओ, उसके बाद अपने इंश्योरेंसेस चेक करो है या नहीं है। सरकार ने एक अच्छा काम किया है, इंश्योरेंस से जीएसटी को हटा दिया है, तो अब आपके पास एक्सक्यूज भी कम बनता है। हेल्थ इंश्योरेंस लो, टर्म इंश्योरेंस लो, नीचे लिंक दिया है, खुद जाकर कंपेयर करो। अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने फ्यूचर को एटलीस्ट सिक्योर करो। हैव अ हैप्पी, सेफ एंड अ सेंसिबल दिवाली। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।